हम विस्थापित हुए, हमारी गाय बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे माँ जाए तो जाए कहाँ हम? बिल्डिंग का, होटल का इतना दबाव पड़ गया है कि मेरी बिल्डिंग, होटल फटने वाला है, और जब वो कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए मैं लाचार बेसहारा हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। अपने गाँव में कुछ सब करते हैं, गुजारा दूसरों के गाँव में चले जाए। अपना घर खाली करके आए? हाँ जी। क्या हुआ था घर में? ऐसी दरारे मरारे आए थे उसमें, तब क्या करे जी, छोड़ना ही पड़ेगा हमको। तिनका कर घर बनाया है, और पूरे जीवन भर के मेहनत तो घर में लगाए। अब कहाँ जाना, रात भर आग जला कर बैठे रहे। जब मिलेगा तब मिला, तब तक आदमी मर जाते हैं। यहाँ दवाई खा रहे हम। हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें, कहाँ जाएं? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण जिन भवनों में दरार आई है, उन्हें ध्वस्त करने का काम आज आखिरकार शुरू हो गया। सबसे पहले मलारी इन होटल और ऊपर से गिराने का काम शुरू किया गया। माउंट व्यू होटल भी है। इसके लिए भारी मशीनरी जैसे बुलडोजर या फिर धमाकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आसपास कई रिहायशी मकान हैं और उनको देखते हुए यह असुरक्षित होगा। इसलिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की देखरेख में ऊपर की मंजिल से हाथ से निर्माण को गिराने की शुरुआत हुई। लेकिन इस होटल को पूरी तरीके से गिराने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगे। आज ये काम शुरू ही हुआ था कि कुछ देर में बारिश की वजह से रोकना पड़ा। बारिश होने से प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बारिश के कारण जमीन कई और जगह पर धंस सकती है और पहले से धंसी जमीन और ज्यादा धंस सकती है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह जानकारी मिली है। उसके मुताबिक जोशीमठ नगर में 9 वार्ड्स में 760 प्रभावित भवन, या आप ये सोचिए जो 726 था 731 हुआ, अब 760 प्रभावित भवन उनकी पहचान हुई है, उन पर एक्स मार्क लग गया है। इनमें से 128 मकानों को असुरक्षित जोन में रखा गया है, यानी कि असुरक्षित है, आप यहां रह नहीं सकते। करीब 170 परिवार, जिसमें लगभग 590 लोग रहते हैं, उनको अलग अलग जगहों पर अस्थायी तौर पर ठहराया गया। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 51 मकानों में 344 कमरों की पहचान की है, जिनमें 1425 लोगों को ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जोशीमठ नगर पालिका के बाहर पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविरों के तौर पर 20 मकानों में 490 कमरों की पहचान की गई है, जहां 2200 लोगों को ठहराया जा सकता है। आगे की प्लानिंग, पूरी तरह से जर्जर हो चुके 10 मकानों के मालिकों को 1,30,000 रुपए की दर से 13 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। मकान के किराए, विशेष पुनर्वास पैकेज और सामान ढुलाई के लिए करीब 90 लोगों को अलग आर्थिक सहायता दी गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत और उनकी धाराओं के तहत वार्ड नंबर 1, 4, 5, 7 इन सब में आने वाले अधिकतर इलाकों को असुरक्षित घोषित करते हुए इन वार्डों को खाली करवाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि आज जोशीमठ में क्या हुआ। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने दिन भर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, और आप ये जान लीजिए कि आप बिल्डिंग अगर देख लेंगे, क्रैक देख लेंगे, बुलडोजर देख लेंगे, आप अगर वो देखेंगे क्रेन से किसी चीज को हटाया जा रहा है, जनरेटर हटाया जा रहा है, ऑफिशियल्स कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो है इस खबर का मानवीय पहलू, जोशीमठ के लोगों पर इसका प्रभाव, उनकी आंखों की टीस सौरभ शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की। सिर्फ पत्रकार लोग ही आगे रहेंगे और पब्लिक पीछे चले जाएगी।
जब आप वहाँ लेट रहे थे वही तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आप बताइए। मौसम जो सबसे बड़ा समस्या है इस समय प्रशासन के सामने भी और यहाँ के लोगों के सामने भी, जो खासकर वो लोग, वो परिवार जो अपना घर छोड़ चुके हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनके लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। धीरे धीरे करके बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस होटल मलारी इनको तोड़ रही हैं और इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, तो ये बहुत आराम से किया जाएगा। हम इस वक्त जोशीमठ के सिंघधार में हैं। तमाम लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके पास बड़े होटल नहीं है, जो रोज कमाते खाते हैं, जीवन यापन करते हैं, छोटे कमरे हैं, छोटे घर हैं। अब देखिए दरारें किस कदर आ रखी हैं घर में कि किसी भी वक्त ये ढह सकता है। लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहाँ? जो सरकार के जो शिविर बनाए गए हैं उनमें भीड़ ज्यादा है, ठंड ज्यादा है और अपना घर छोड़ने की तकलीफ। आपसे बात करते हैं, आपका नाम बताइए। आषाढ़ी देवी। आषाढ़ी देवी जी, हाँ, घर खाली करने को कहा है सरकार ने। हाँ, कर खाली करने के लिए सामान पैक कर रहे हैं आप? हाँ, सामान पैक कर रहे हैं। कितनी तकलीफ है? अब वो तो भगवान ही जाने कितनी तकलीफ है। हमको कितना मेहनत से घर बनाया था, आज तोड़ रहे हो घर, तो तकलीफ तो होगी ना। क्या करें, बच्चे घर से बेघर हो गए, बेरोजगार है बच्चे ना, तो करे क्या। कर्जा निकाला, घर बनाया, ये किया वो किया। आदमी था जिस समय उस समय बन गया। पहले ये तो बुजुर्ग का घर है ना, पर उधर भी था तो आदमी ने कर्जा निकाला, ये किया वो किया, घर बनाया। आज बच्चे घर से बेघर होने लगे। बच्चे के पास रोजगार भी अच्छा नहीं है, खाली 10-15 हजार में काम करते, उसमें बच्चे पालते, घर बनाते, क्या करते ना। बहुत मुश्किल वाला काम हो रखा है, बहुत मुश्किल। अभी ठंड में और ठंड में होटल में भी जाएंगे तो ठंड से मेरी तो तबीयत भी वैसे खराब है ना। और अपने घर में जो भी है ओढ़ने बिछाने को है क्या, अब क्या कर, कहाँ ले जाना इतना सामान ना। और यादों को भी छोड़ना एक बहुत तकलीफ। और यादों को भी छोड़ना, अपना घर से क्या नहीं होता, क्या करें, कहाँ जाएंगे हम। क्या तकलीफ है? ये लड़की है ना, ये विकलांग लड़की है, थोड़ा बोल नहीं पाती हैं आप। तो हम शटर दान बनाते, तो यहाँ तो अब सब टूट गया, तो कहाँ, अब कहीं हो जाएंगे तो तब बनाएंगे। कितनी तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाहर रहते हैं, मकान तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गए। अब क्या खाएंगे पिएंगे? अब कहाँ से, अब देखो क्या होता, भगवान की इच्छा जैसा होगा आगे देखे जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना है सर। सुलोचना जी, अब यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ। आप भावुक हो रही हैं। हाँ, क्या नहीं हूँ भैया, हमारा तो ना इधर है ना उधर है, एक ही तो घर है मेरे पास, क्या करूँ। मेरे तो कुछ सरकार बोल रही, बोल तुम विस्थापित बनो, कहाँ बने हम विस्थापित? हमारे पास तो कहीं रहने खाने की जगह तक सामान नहीं है, विस्थापित कहाँ हो जाएंगे हम। हम विस्थापित होंगे, हमारी गाय बच्ची कहाँ जाएगी? आपके गाय बछड़े वगैरह? हाँ, गाय बछड़े वाले हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, दूसरों के गांव में जाके क्या हम रोजगार कर सकेंगे? पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। अपने गांव में तो चल जाता है गुजारा, दूसरों के गांव में चले जाएगा गुजारा? नहीं चलेगा भैया। हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें, कहाँ जाएं। अब ये लोग तो फटाफट उठ के जा रहे हैं, मेरे तो ऐसे ही दम निकलते जा रहा है। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? लड़की के रिश्तेदारी में, बेचारी भी गरीब है, वो भी कैसे रखेगी मुझे? ये तस्वीरें हैं, सुलोचना जी हैं, बेहद गरीब हैं और यहाँ इनके बच्चे पत्थर तोड़ते हैं, ये खुद लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करती हैं। जोशीमठ में सिर्फ होटल
आपसे आगे भी वो लोग हैं जो गरीब हैं। आप इनके आंसू देखिए, इनको नहीं पता कि ये कहाँ जाएंगे। इनको अपना घर खाली करना है, एक दिन बाद आदेश आ जाएगा घर खाली करना है, इनको नहीं पता ये जाएंगे कहाँ। सरकार ने भी राहत कैंप बनाए हैं, वहां जा सकते हैं आप लोग। होटल में गुजारे भैया, 12-12 13-13 आदमी एक ही होटल में, किसी की बहू होगी, किसी की बेटियां होगी, कोई सास ससुर बहू होंगे, कैसे रह पाएंगे एक होटल में? आप ही बताओ। अब भेड़ बकरियों की तरह घुसा दे रहे अंदर। मेरी तो एक बूढ़ी माँ भी है साथ में, उसको तो 24 घंटा आग चाहिए। मैं उसको होटल में आग कहाँ से लाऊं? कुछ लफ्ज नहीं है, ऐसे सामान लेकर के अपने घर छोड़ के जाते हुए लोग। मेरे पास तो गाड़ियों का पैसे का सामान होगा, मेरे पास तो उतना भी नहीं है। मैं क्या करूं? गाड़ी पे रखने का तक सामान के पैसे नहीं है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। हमारे साथ में एक महिला जिनका अपना घर है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, फिर समझाते भी हैं, संभालते भी हैं अपने आप। यहाँ पर आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेश्वरी है। हमारा घर टूट गए, पूरा टूट गए। कमरा चमोली ले जा रहे, सामान कुछ सामान परसों ले गए, बच्चे आधे बच्चे चले गए, लड़कियां लोग भी चले गए। हम 2 बुढ़े बुढ़ी रह रखे यहाँ पर सामान क्लोज करने के लिए, और भी बच रखा सामान। कहाँ जाए कोई समझ में नहीं आ रहा बात। कंपनी वालों ने हमारी बुरा दशा कर दिया। रात को ब्लास्ट हो रही, रात को डर लग रही, गंगा की आवाज भी आ रही। यहाँ सरकार 1.5 लाख रुपए राहत देने की बात कर रही है, वो उसकी जब देगी तब देगी सरकार। पहले तो सामान को लॉज करने, इंसान बचाने के लिए कमरा, जो मकान मालिक है उनको तो 5-5, 10-10 हजार रुपया एडवांस दो कह रहे मकान मालिक। जहाँ कमरा ले जा रहे 8,000, 9,000, 4,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा 4,000 में। उतने सामान 2-3 गाड़ी सामान चले गए। तिनका कर घर बनाया है। घर पूरे जीवन भर के मेहनत तो घर में लगाया, अब कहाँ जाना? पागल हो रखे, कोई समझ में नहीं आ रही बात। 2-3 दिन से खाना पीना भी नहीं खा रहा, खाना गले में नहीं जा रहा। कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए? कंपनी वालों ने ऐसा सत्यानाश कर दिया पूरी जोशीमठ का। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का? अभी ऐसा कोई लाइफ का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। उन घरों में जिनमें दरारें काफ़ी आ गई हैं और जो रहने के लायक सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ऐसी जगहों पर जो कि सुरक्षित है। उन घरों में या उन होटल में उनको रखा जा रहा है। ऐसे कितने घर हैं जो अभी आप लोग मान रहे हैं? 731 घरों में तो दरारें हैं, पर ऐसे कितने घर आप लोग मान रहे हैं जिनमें रहना असुरक्षित है? अभी इतने घरों में तो 728 घरों के करीब चिन्हित किया जा चुका है। कुछ और घर हो सकते हैं जिसमें रहना असुरक्षित है। उन घरों को आज चिन्हित कर लिया जाएगा, जिसमें SDRF की टीम लगी हुई है विद एक्सपर्ट। तो उन घरों के भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं जोशीमठ से। सौरभ, देखिए पुलिस वाले कुछ कहेंगे, मुख्यमंत्री से भी आपने बात की, लेकिन फिर आपने लोगों से भी बात की। आप अपने दिन भर का अगर अनुभव हमको बताना चाहें, कितनी मजबूरी से कोई एक ट्रक में अपना सामान, सोफा, अलमारी रख करके कहीं जा रहा है, बस नहीं मालूम कब तक लौटेगा, बस जा रहा है। संकेत, जब आपने सवाल पूछना चाहा तो पता नहीं क्यों भावुक सा होने लगे हैं। एक लाइन में मर्म बता देते हैं आपको। यहाँ हर साल लोग ये प्रार्थना करते हैं इस वक्त कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी आए, टूरिस्ट आए, जिससे इनको रोजगार मिले, औली जाए विंटर स्पोर्ट्स के लिए, इनकी गाड़ियां लगे, पूजा पाठ करने वाले तो पुजारियों को जो है दक्षिणा मिले। इस तरीके से इनका रोजगार ऐसे चलता है। लेकिन आज की रात सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश ना हो, बर्फबारी ना हो, क्योंकि बारिश हुई, बर्फबारी हुई तो जो दरारें हैं उनमें पानी भरेगा, और जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है, इमारतें ढह सकती हैं। तो ये मर्म है यहाँ के लोगों का एक लाइन में। सोचिए कि आप घर बना लेंगे, आप चलिए 1.5 लाख रुपए भी फौरी राशि आपने दे दी, आप 10 लाख और दे देंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बना लें जा करके? यहाँ से पुश्तों से जुड़े हुए लोग हैं, पुश्तों से बना हुआ घर है, और जो पुश्तैनी घर होता है, आप घर तो कहीं बना लेंगे लेकिन जो यादें हैं, अब जैसे जिनकी हम दिखा रहे थे, जिनकी बेटी विकलांग है, उनके पति नहीं, उन्होंने वो घर बनाया, तो उनकी पति की आखिरी निशानी है, वो छोड़ के जा रही है। एक महिला ही कह रही है ज्योतिर्मठ है, यहाँ 6 महीने बद्री विशाल विराजमान रहते हैं, जब भी विराजमान है, अब उनको आखिरी बार देख लेती हूँ, ज्योतिर्मठ रहे ना रहे। तो ये सब भावनाएं हैं। आपको हर एक मोड़ पर एक सुलोचना मिल जाएगी, हर एक मोड़ पर एक ऐसी महिला, ऐसा पुरुष मिल जाएगी जिनको पता ही नहीं अब जीवन में होगा क्या। आप राहत कैंप में रह लीजिए 1 हफ्ते, 10 दिन रह लीजिए, 15 दिन रह लीजिए, उसके बाद क्या? फिर
रोटी कहाँ से आएगी, 1.5 लाख तो खत्म हो जाएंगे, 5 लाख और मिले वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो एक साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक पता नहीं कि दरार क्यों आ रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी हम लोग एक्सपर्ट्स की जांच कर रहे हैं, कोई कह रहा है अंदर पानी बह गया, ग्लेशियर था इस वजह से वो नीचे चला गया, वैक्यूम आ रहा, तो कोई कह रहा है कि एनटीपीसी में ब्लास्ट होता है, सुरंग बन गई उस वजह से हो रहा है। तमाम वर्जन्स हैं पर किसी को नहीं पता। जोशीमठ में आज की रात इतनी भारी है कि अभी समय हम और आप बात करें तापमान बहुत नीचे आ गया है। बारिश हुई है तो जो 2 होटल तोड़े जा रहे हैं उनको भी रोक दिया गया है, कल सुबह से फिर काम होगा। और हर एक मिनट जोशीमठ के लिए मुश्किल है और पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन फिलहाल अंत में यही बात है कि वो ईश्वर पे बहुत यकीन है यहाँ के लोगों को, और हमें भी ईश्वर पर बहुत यकीन है। और उम्मीद है कि जो लोग बर्फ और बारिश का इंतजार हर साल करते हैं, इस बार उनको वो प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल सैकड़ों लोग राहत शिविरों में हैं, सरकार कोशिश कर रही है और भगवान से प्रार्थना भी चल रही है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जोशीमठ में जो बहुत दुखद हो। बिल्कुल सौरभ, मानवीय पहलू इस खबर का कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जमीन दरक रही है, खिसक रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रातों की नींद भी चली गई, सब कुछ छिन गया है उनसे। तो जा रहे हैं ट्रक में बैठ करके, पता नहीं कहां, और ये भी नहीं मालूम कब लौटेंगे। लेकिन लगातार इस पर शोध चल रहा है और अब हमारे साथ सुशील बहुगुणा जी हैं। इसरो की कुछ नई सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जो कि ये बताती हैं कि कितना इलाका प्रभावित हुआ है। सुशील जी। जोशीमठ में जो आपदा है उसको अलग अलग तरीके से मापने की कोशिश हो रही है और आसमान से सैटेलाइट से भी ये देखने की कोशिश हो रही है कि किस इलाके में ये सबसिडेंस यानी ये भू धंसाव हुआ है। आपको हम दिखाते हैं पहली तस्वीर जो है जो सैटेलाइट से है, और ये सेंटिनल-1 SAR से ली गई तस्वीर है जोशीमठ में भू धंसाव की, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का है हैदराबाद में, उसने दी है। तो आपको ये जोशीमठ का एक सोचिए उसका एक लॉन्ग शॉट है, इसमें अब हम क्लोज जाकर दिखाते हैं। अगला ग्राफिक्स जो है उसमें आपको पीली लाइन से ये जो इलाका दिख रहा है, अगर इसको हम फुल फ्रेम ले लें, पीली लाइन से घिरा हुआ जो पूरा इलाका दिख रहा है, जो ऊपर थोड़ा संकरा है और नीचे फैला हुआ है, ये पूरा इलाका वो है जहां पर जमीन धंस रही है। और आपको दिखाते हैं अप्रैल से नवंबर 2022 यानी 7 महीने में मापा गया कि जमीन करीब 8.9 सेंटीमीटर धंसी है। 9 सेंटीमीटर इसका मतलब 8.9 सेंटीमीटर मतलब लगभग 9 सेंटीमीटर धंसी है इन 7 महीनों में, अप्रैल से नवंबर तक, यानी धंसने की प्रक्रिया जारी थी। पिछले दिनों अचानक से दरारें तेजी से क्यों आई, अगली तस्वीर से आपको पता लगेगा। ये जो अगली तस्वीर है ये 12 दिन की है, 27 दिसंबर से 8 जनवरी, 27 दिसंबर 22 से 8 जनवरी 2023 तक 12 दिन के अंदर 5.5 सेंटीमीटर जमीन, ये जो आप पीला एक तरह से एरिया देख रहे हैं, पीली लाइन से घिरा हुआ एरिया, ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर 5.5 सेंटीमीटर 12 दिन में जमीन धंसी है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में अचानक इतनी तेजी से दरारें बढ़ी हैं। और अगर हम इसको एक और तस्वीर दिखाएं तो ये पता लगेगा कि ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल वो इलाका है जहां जोशीमठ की सबसे ज्यादा आबादी है। नरसिंह मंदिर, जिसके पास हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी यहीं आता है। और इसके अलावा बहुत सारे अहम भवन जोशीमठ के वो यहां आते हैं, होटल आते हैं, लोगों के घर आते हैं। ये सबसे घनी आबादी वाला इलाका है जहां भू धंसाव हो रहा है और यही चिंता की बात है कि यहां आबादी रहती है। अगली तस्वीर जो सेंटिनल-1 SAR से हमने दिखाई, उसको अगर और करीब से देखेंगे, और ये तस्वीर कार्टोसैट से ली गई है, उसको कंफर्म करने के लिए जो सेंटिनल-1 SAR से ली गई उसको कंफर्म किया कार्टोसैट 2S तक। ये भी एक सैटेलाइट है इसके जरिए, जिसके जरिए मैप्स बनाए जाते हैं, मैप्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखेंगे फिर वही जगह है, पीली लाइन से घिरी हुई है, ऊपर वो संकरी है, नीचे फैल रही है, और इसके अंदर अगर आप फुल फ्रेम में देखेंगे तो छोटे छोटे मकान जो आपको दिख रहे हैं, भारी संख्या में दिख रहे हैं। ये आबादी बहुल इलाका है जोशीमठ का, इसलिए चिंता की बात है। और इसका जो क्राउन है, यानी आप टॉप में अगर देखेंगे जहां से शुरू होता है, वो शुरुआत वहां से होती है जहां औली और जोशीमठ की सड़क, यानी जोशीमठ से औली जाने वाली सड़क है, ठीक उसके नीचे से शुरू होता है पूरा का पूरा एरिया जो बैठ रहा है और नीचे तक जाता है, लगभग नदी के थोड़ी सी ऊपर तक। तो एक बहुत बड़ा इलाका है ये। आप इसको मान के चलिए कि ये लगभग अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1 किलोमीटर से
कम नहीं होगा, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा अगर ऊपर से नीचे नापेंगे। तो ये पूरा का पूरा इलाका, चौड़ाई में आप देख सकते हैं, पूरा वो इलाका है जो कि बहुत आबादी वाला है। और ये तस्वीर अभी 7 जनवरी की है, यानी लेटेस्ट तस्वीर है। तो ये बता रही कि स्थिति कितनी गंभीर है। अगर ये और धंसता है, 8 तारीख तक की ये तस्वीरें और धंस रहा होगा, तो ये फिर और ज्यादा चिंता की बात होगी। जी संकेत। शुक्रिया सुशील बहुगुणा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या इतिहास बदला जा सकता है? क्या इतिहास अलग हो सकता है? क्या नई कलम से इतिहास लिखा जा रहा है? दरअसल एक होती है शोध की प्रक्रिया, एक होता है प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाता है, इतिहास समय के साथ बदलना, और एक होता है जब वो कलम राजनीतिक हो जाए तब उसके क्या मायने निकाले जाए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कुछ बात बोली। आइए सुनते हैं उनकी बात। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया। एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ। ऐसा नहीं है। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया। वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो एक सवाल यही है कि क्या फिर से लिखा जा रहा है इतिहास, बदला जा रहा है इतिहास? पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। 2014 में एनसीईआरटी ने 2 बार पाठ्यक्रम की समीक्षा की। अब इसको प्रोसेस भी कहा जा सकता है। 2017 में 182 किताबों में से 1334 बदलाव किए गए। 68 बदलावों में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, विशेषज्ञ शामिल नहीं किए गए, ऐसी बात बताई गई। 2019 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक में फिर बदलाव किया गया। भारत और चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हटाया, उपन्यासों के जरिए समकालीन दुनिया का इतिहास हटाया। एनसीईआरटी से क्या क्या हटाया और भी सारी चीजें वो आपको बता दें। 12वीं का जो इतिहास है उसकी पाठ्य पुस्तक में मुगल दरबारों पर पाठ हटाया। 11वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस्लाम का उदय और विस्तार पर पाठ ये था। 12वीं की राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक से गुजरात दंगों का जिक्र, नक्सलवाद, आपातकाल के पाठ छोटे किए गए। एनसीईआरटी की दलील यह थी कि पाठ्यक्रम को सुसंगत बनाने और छात्रों पर बोझ कम करने के लिए यह बदलाव किए गए। लेकिन फिर यही सवाल आ उठता है कि क्या फिर लिखा जा रहा है इतिहास या बदला जा रहा है इतिहास? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो है दोबारा लिखना और एक है उसको बदल देना, ऑल्टर करना। ये 2 अलग चीजें होती हैं। तो इतिहास की किताबों में जो बदलाव हुआ उसको किस तरीके से हुआ वो देखिए। और सिर्फ केंद्र की नहीं, 2020 में राजस्थान 10वीं की किताब में हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर के बजाय राजपूत राजा को विजयी दिखाया गया। बच्चों को राजस्थान के नायकों के बारे में बताने की बात की गई और देशभक्त बनाने पर जोर दिया गया। आइए महाराष्ट्र की बात कर लें। 7वीं की किताब में अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य का पाठ घटाकर 3 लाइनों में सीमित किया। 2017 में उत्तर प्रदेश के में क्या हुआ वो आपको बताएं। इतिहास की कुछ पाठ्य पुस्तकों से मुगल साम्राज्य का जिक्र हटाया गया। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 7वीं की किताब में टीपू सुल्तान पर जो पाठ था वो पूरी तरीके से हटाया गया। यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जिसको देख करके आप ये जानते हैं कि इन सब राज्यों में राजनीति भी एकदम बंपर हुई है। तो आप राजनीति, आप इतिहास माफ कीजिएगा बदल रहे हैं या आप इतिहास फिर से लिख रहे हैं, और उसमें राजनीति कितनी है इस पर भी तमाम सवाल उठे। अब औपनिवेशिक विरासत क्या हटाई जा रही है, यह भी एक सवाल है। राजपथ जो है, जो किंग्सवे था, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया। नौसेना के झंडे से सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटा दिया गया। नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी की सील लगा दी गई। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाई।
बीटिंग द रिट्रीट जो है कार्यक्रम जो होता है 26 जनवरी के बाद, उसमें अबाइड विद मी धुन हटा दी गई, अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। तो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर के राजनीति भी तमाम हुई है, राजनीतिक सवाल भी तमाम पूछे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी हो रही है कि क्या हम ये सही मायने में इतिहास सही कर रहे हैं या सही करने के नाम पर राजनीति हो रही है। आइए जानते हैं इतिहासकारों का क्या कहना है इस पर। देखिए, गृहमंत्री जी का जो बयान आया है इतिहास के संदर्भ में कि आज हमारा राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज यह पूरे देश को जानना आवश्यक है कि जो आजादी की लड़ाई हुई उसमें कितने ऐसे गुमनाम नायक रहे, ऐसे राष्ट्र निर्माता रहे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो हमें उनको याद करना बहुत आवश्यक है, उनके योगदान को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जैसे लंबे समय तक माना गया कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह था, लेकिन अब जो नए नए स्रोत आ रहे हैं और इस पर काफी कार्य किया जा रहा है, तो बात यह समझ में आ रही है कि यह तो जन विद्रोह था। कई स्थानों पर मैंने अपने एक शोध कार्य में पाया कि सुल्तानपुर जैसे जनपद में आम जनता भी यहां पर विद्रोह में खड़ी थी। तो यहां देखिए तात्पर्य यह है कि ऐसे गुमनाम नायक जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करना और ऐसा इतिहास लिखना जो हमें गौरवान्वित करे और खास तौर पे जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको दूर करे, और सबसे बड़ी बात है अपने राष्ट्र को गर्व की अनुभूति कराए। आज वैश्विक मंचों पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसमें हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इतिहास हमेशा ऐसा होना चाहिए जो देश के नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाए और राष्ट्र गौरव बढ़ाए और अपने नागरिकों को यह सिखाए कि उनके महापुरुषों का जो बलिदान है या उनका जो आदर्श है उस पर चल करके ही हम राष्ट्र को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए, पुनर्विवेचना करनी चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि औपनिवेशिक शासकों ने एक विशेष उद्देश्य से इतिहास लिखा। उनका उद्देश्य था भारतीयों में हीन भावना भरना, जिससे वे अंग्रेजी शासन को आसानी से स्वीकार कर सकें। लेकिन आज आजादी के बाद हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर गए हैं। तो ऐसे उन्नतशील राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि हम सम्यक इतिहास बोध, जिसमें हमें सही तरीके से इतिहास पढ़ाया जाए, जो तथ्यों पर आधारित हो, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे नागरिकों में आत्मविश्वास भरे और उन्हें वर्तमान की चुनौतियों को कैसे वो बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकते हैं और कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए हमारे नागरिकों को तैयार करे। तो इतिहास की जो सही भूमिका है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को सही इतिहास बताना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो गृहमंत्री जी ने बयान दिया है वह बिल्कुल ठीक है कि इतिहास की जो भूमिका है उसके साथ न्याय होना चाहिए और इतिहास की उपयोगिता का अनादर नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का स्टेटमेंट आज पढ़ा और उससे बहुत अचंभा हुआ मुझे कि जो वो कहते हैं कि हम इतिहासकारों ने जो नहीं किया है ये बिल्कुल गलत बात है। वो कहते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसको हमने स्टडी नहीं किया, उसको सेलिब्रेट नहीं किया, बिल्कुल गलत। जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में, जबकि 100th एनिवर्सरी ऑफ 1857 था, खूब सेलिब्रेट करवाया उसको। 150 साल जब हुए 2007 में यूपीए की सरकार थी तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, किताबें छपी, कैलेंडर्स छपे, पोस्टर्स छपे, आईसीएचआर ने उसको टेकअप किया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कहते हैं कि 1857 से ये जो सीख हमको लेनी चाहिए, वो क्या कहते हैं कि भाई हिंसा की सीख, कि अगर हम हिंसा नहीं करते अंग्रेजों के खिलाफ तो हम बिल्कुल हार जाते। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन ने है उसने 1857 से दूसरी सीख ली। उन्होंने ये सीख ली उससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कितना जरूरी है, और 1857 के रिवोल्ट में टोटल हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। और ये हजारों जो हिंदू सोल्जर्स जिन्होंने रिवोल्ट किया था वो किसको गद्दी में लाना चाहते थे? बहादुर शाह जफर को। कोई उनके दिमाग में ये नहीं था कि मुस्लिम किंग है इसलिए हम उसको नहीं लाएंगे, ये इशू ही नहीं था। सावरकर जी क्या कहते हैं? सावरकर जी कहते हैं कि हिंदुइज्म का एसेंस है हिंसा, वो हिंसा को प्राथमिकता देते हैं और जो हिंसा वाला रास्ता है उसको वो कम बताना चाहते हैं।
ये किसी ने नहीं कहा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ अहिंसा के पथ में जो चलने वाले थे सिर्फ वही थे, ये किसी ने नहीं कहा। मैं आपको बताता हूं भगत सिंह के बारे में। आप देखिए किन्होंने लिखा है भगत सिंह के बारे में, चमन लाल, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, ये कोई हिंदुत्व वाले नहीं है। इनको जिनको ये आमतौर में बीजेपी वाले कहते हैं कि ये भाई लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है, तीनों के तीनों लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है। पर इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ नॉन वायलेंट मूवमेंट ही मूवमेंट था, ये कोई इतिहासकार नहीं कहता। पर ये जरूर मानते हैं कि उसमें नॉन वायलेंट मूवमेंट का, खास करके जो गांधीयन मूवमेंट था, उसकी बहुत जबरदस्त उसका रोल रहा। पर यह किसी ने नहीं कहा कि भगत सिंह का कोई रोल नहीं था, रेवोल्यूशनरीज का कोई रोल नहीं था, सुभाष बोस का कोई रोल नहीं था, किसी ने नहीं कहा। तीसरी बात जो वो कहते हैं कि भाई जो पहले की हिस्ट्री थी वो तो अंग्रेजों की लिखी हुई थी, अब ये नई हिस्ट्री लिखेंगे। अरे भाई, अंग्रेज जब यहां पे रूल कर रहे थे तभी से जो हमारे बड़े बड़े नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने नई हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। तो आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं खबरों की खबर की जो रिसर्च डेस्क है। शुभांगी हमारे साथ हैं। शुभांगी, इस पूरे मसले पर जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एक सवाल ये आया कि हिस्ट्री क्या है। आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या है हिस्ट्री? तो इसका जवाब जैसे हम सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार है जिनका नाम रहा है E.H. कार, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक यही था, व्हाट इज हिस्ट्री। तो उस किताब की सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि कोई अल्टीमेट हिस्ट्री नहीं होता है, मतलब कोई परम सच नहीं है, उसकी हिस्ट्री में कोई जगह ही नहीं है। उनकी बात यह है कि हिस्ट्री में जो तथ्य हैं वो आते हैं दूसरे डिसिप्लिन से, जैसे आर्कियोलॉजी या फिर न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब सिक्कों की पढ़ाई, या फिर एपिग्राफी जो पत्थरों की पढ़ाई होती है। ऐसे अलग अलग तरह के डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन से ये बात तथ्यों के तौर पे वापस आती है कि किस डेट पे कब क्या हुआ, कैसे हुआ। जो इतिहासकार होते हैं उनके लिए ये सब एक रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल को लेके वह अपने दिमाग से सोच के अपनी एक राय रखते हैं, उन सबूतों को जरूर स्पष्ट से बताते हैं कि हाँ ये ऐसे है। और इसमें E.H. कार एक और बात बहुत जरूरी कहते हैं कि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हर इतिहासकार अपने अनुभव और अपने समय की एक उपज है, तो वो अपने अनुभव से अलग नहीं हो सकता है। उनकी भी जो राय है वो अपने समय के हिसाब से आती है। यानी कि उसको रिविजिट करना कोई गलत बात नहीं, गलत बात रिविजिट किया जा सकता है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि आप अगर हिस्ट्री को लेकर के, इतिहास को लेकर के बहुत गंभीर हैं, तो रिसर्च में एक बात ये भी सामने आई, हमारे सहयोगी सूचक पटेल ने एक जानकारी दी, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। इतिहास पर अगर ये इतनी बात कर रही है सरकार, तो उन्होंने एक RTI लगाई थी मेरे ख्याल से 12 मई 2022 को, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया आप ये बता दें। तो सूचक ने यह सवाल पूछा था कि ICHR में कितने पोस्ट हैं जो वेकेंट है, तो उसमें बताया गया कि टोटल पोस्ट कुछ हैं करीब 130 और उसमें वैकेंसी अभी भी है करीब 50 पोस्ट की, मतलब 38% पोस्ट अभी भी वेकेंट है। तो ये सरकार को ये जान लेना चाहिए कि अगर आप इतिहास बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, तो जो लोग सुधारेंगे कम से कम उनकी भर्ती तो कर लीजिए। RTI ये बताती है कि 38% पद ICHR में रिक्त हैं, खाली हैं। शुभांगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सब तमाम जानकारी के लिए। ये था इतिहास का हाल। अब देखते हैं आगे सही मायने में इतिहास को लेकर के बहस होगी या राजनीतिक बहस होगी, इन दोनों का फर्क समझिए। आइए और आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसी बात करते हैं जिसको लेकर के एक राज्य इतिहास रचने जा रहा है। इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी उड़ीसा कर रहा है। कटक के बाराबाटी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का शानदार उद्घाटन हो चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो शानदार तैयारियां की हैं, उसमें उड़ीसा को अगर हॉकी कैपिटल कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कि तैयारियां किस तरीके की हो रही हैं। यह है रिपोर्ट हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा की। ओडिशा का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम
सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बना यह हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बन गया है। 13 जनवरी से इस स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। लगातार दूसरी बार उड़ीसा हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के साथ साथ भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भी हॉकी मैच खेले जाएंगे। महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद एवं आपन ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛି। ये वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम सिर्फ 15 महीने में तैयार हुआ है। इस हॉकी स्टेडियम को बनाने के लिए 1000 लोग लगातार काम करते रहे। 7600 क्विंटल स्टील का इस्तेमाल हुआ। इस हॉकी स्टेडियम में हर तरह की सुविधा है। 9 महीने के अंदर वर्ल्ड कप विलेज बनाया गया, जिसमें 225 कमरे हैं। इन कमरों में खिलाड़ी और स्टाफ रहेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हाइड्रोथेरेपी की व्यवस्था के साथ साथ फिटनेस सेंटर, जिम, स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। हॉकी के प्रचार के लिए ओडिशा सरकार काफी कदम उठा रही है। ओडिशा के हर जिले में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पहुंचाया गया ताकि हॉकी के प्रति लोगों के मन में प्रेम पैदा हो। ओडिशा सरकार ने हुक स्टेप विद ओली चैलेंज भी शुरू किया है। इस चैलेंज के विजेताओं को प्राइज देने का घोषणा भी की है। ओडिशा के पर्वत आरोही सिद्धार्थ राउतराय हॉकी वर्ल्ड कप बैनर के साथ माउंट भिंसन पहुंच गए हैं। बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई, जो बालू में बनी है। इस वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा सरकार ने हर राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। ओडिशा सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वर्ल्ड कप जीतने पर हर भारतीय खिलाड़ी को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बुधवार को कटक के बारावटी स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई। कई जाने माने हस्ती इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बने। भारत जैसे क्रिकेट प्रधान देश में जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहीं ओडिशा सरकार ने हॉकी की बढ़ोतरी के लिए काफी सारे कदम उठाई है। एक समय था जब हॉकी को स्पॉन्सर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, लेकिन ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर की और बजट भी दी। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन मारुति सुजुकी के पवेलियन में 2 नई एसयूवीज हमें देखने को मिली, जिसमें से एक जिम्नी थी और दूसरी ये फ्रॉन्क्स एसयूवी है। तो इस एसयूवी के बारे में आपको बताते हैं कि ये किस तरह की गाड़ी है और ये कैसी दिखती है, क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि जो बिल्कुल नई एसयूवी यहाँ पर मारुति ने इस बार के ऑटो एक्सपो में दिखाई है, ये कैसी गाड़ी है। तो फ्रॉन्क्स जो है वो बलेनो बेस्ड एसयूवी, जिसकी चर्चा आप काफी दिन से सुन रहे थे, ये वो गाड़ी है जिसको काफी मस्कुलर लुक यहाँ पर दिया गया है। दिखने में काफी खूबसूरत है, चाहे आप इसकी साइड से देखें, आपको वो मस्कुलर फील जो एसयूवी के अंदर होती है वो देखने को मिलेगी, या फिर आप इसका आगे का चेहरा देखें या पीछे की जो टेल लाइट है, बिल्कुल नया डिजाइन इसके अंदर दिया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक भी इसके अंदर दी गई है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्सा ब्लू कलर में ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और नेक्सा शोरूम के जरिए ही मारुति की इन गाड़ियों की जो नई एसयूवीज हैं इनकी बिक्री करने की योजना है। अब इसकी साइड प्रोफाइल पर आप थोड़ा नजर डालिए। यहाँ पर खूबसूरत जो व्हील्स हैं वो दिए गए हैं एलॉय व्हील्स के साथ। 16 इंच के व्हील्स के अंदर हैं। बड़े व्हील आर्चेस हैं जो एक एसयूवी के लिए ज़रूरी होते हैं। और खासकर अगर इसका फ्रंट लुक आप देखेंगे तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की ये सामने से गाड़ी नज़र आती है। जो मारुति की हमने ग्रैंड विटारा देखी है, जो अब मारुति की आने अब जो एसयूवीज हैं उसके जो लुक हैं कुछ वैसा ही डिज़ाइन इसको भी यहाँ पर आगे दिया गया है। अब थोड़ा आप इंटीरियर देखिए कि अंदर से ये गाड़ी कैसे दिखती है, क्योंकि नई गाड़ी है तो आप देखना चाहेंगे कि बाहर से और अंदर से इस गाड़ी का लुक कैसा है। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको कि गाड़ी अंदर से कैसी है।
तो यहाँ पर भी डार्क थीम में इसके अंदर जो इंटीरियर है वो दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। फ्लोटिंग यहाँ पर बीच में डिस्प्ले दिया गया है जो आपको काफ़ी दिखने में अच्छा लगेगा। खूबसूरत ये कार जो है वो देखने में लग रही है, ये आप जाहिर तौर पर यहाँ पर इसको देखकर कह सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको जो प्रीमियम फील है वो तो मिल ही रही है, साथ ही यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर हेड्सअप डिस्प्ले दिया गया है और जो सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बेहतर भी रहे इसका भी ध्यान इसमें दिया गया है। हार्टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मारुति ने इसके लिए किया है और फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और हेड्सअप डिस्प्ले जो कि एसयूवीज में आपने आजकल काफ़ी देखा है वो भी इस फ्रॉन्क्स जो एसयूवी है मारुति की इसमें यहाँ पर दिया गया है। साथ ही स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और इस गाड़ी के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का दोनों ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो फ्रॉन्क्स एसयूवी है इसमें मारुति सुजुकी ने 2 इंजन ऑप्शंस का विकल्प दिया है। एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और दूसरा जो इंजन है इसके अंदर वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। तो 2 इंजन के विकल्प आपको इस नई फ्रॉन्क्स एसयूवी में मिल जाएंगे और ऑटो और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ इसको ऑफर किया जा रहा है। मारुति की कोशिश मारुति सुजुकी की यह है कि जो युवा बायर्स हैं जो एसयूवीज में फंकी लुक पसंद करते हैं उनको खासकर ये गाड़ी जो है वो अट्रैक्ट करे। और मारुति की योजना एक तरह से ये है कि भारतीय बाजार में जो 50% की हिस्सेदारी है वो उसको हासिल करें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तेज़ी से बढ़ते हुए सेगमेंट है इंडियन ऑटोमोबाइल के अंदर, चाहे आप वो इलेक्ट्रिक का एसयूवीज का सेगमेंट देखें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या फिर एसयूवी का सेगमेंट जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन दोनों में पकड़ बनाई जाए। कल हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट मारुति की तरफ से पेश किया गया और आज 2 नई एसयूवीज यहाँ पर पेश की गई हैं जिसमें एक जिम्नी है जिसका इंतजार तो बहुत पहले से किया जा रहा था और दूसरी ये फ्रॉन्क्स एसयूवी है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इसको इन दोनों गाड़ियों की बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। लॉन्च जल्दी इसका किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसकी कीमतें क्या रहती हैं और जो मारुति की लाइनअप है एसयूवीज में आपके ये 4 एसयूवीज अब इनके पास हैं वहाँ पर ये फ्रॉन्क्स एसयूवी कहाँ पर फिट होती है। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन मारुति सुजुकी ने आज 2 एसयूवीज को यहाँ पर दिखाया है जिसमें से एक ये मारुति सुजुकी जिम्नी है। जिम्नी को आप पहले भी इसकी काफ़ी चर्चा जो है वो सुनते रहे होंगे। पिछली बार के ऑटो एक्सपो में भी इसको शोकेस किया गया था, तब भी ये काफ़ी चर्चा में रही थी और अब आखिरकार मारुति सुजुकी ने इसको भारत में लॉन्च करने का फैसला जो है वो कर लिया है। ये 5 डोर वर्जन है जिम्नी का जिसको यहाँ पर इस बार दिखाया गया है। भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है और ये जो गाड़ी है ये उस तरह की एसयूवी है जिसको ऑफ रोड ड्राइव्स के लिए काफ़ी परखा गया है और काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। ये जिम्नी 1970 में पहली बार ग्लोबल मार्केट में सुजुकी ने लॉन्च की थी और उसके बाद से ही ये काफ़ी पॉपुलर नाम रहा है ग्लोबल मार्केट में और भारत में भी आप देखिए जिप्सी के नाम से जो इसकी दूसरी जनरेशन थी उसको काफ़ी पसंद किया गया था और इसलिए बहुत इंतज़ार था इस एसयूवी का और इसको आखिरकार यहाँ पर जो मारुति सुजुकी है वो भारत में लेकर आ रहे हैं। इसकी कुछ खासियतों के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है 5 डोर में ये है जिसमें पीछे बैठने की इसमें जगह है, पीछे की सीट भी है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इस तरह की एसयूवीज में होती है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगी 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस में दी गई है। बड़े व्हील आर्चेस हैं ताकि अगर आप सड़क से इधर गाड़ी को लेकर जाएं, कभी ऑफ रोड पर आपका जाने का जो है वो मन हो तो ये गाड़ी उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं एसयूवीज आप शहर में भी चलाएंगे ऑफ रोड में भी चलाएंगे तो उस लिहाज से दोनों तरह से ये गाड़ी जो है काफ़ी पसंद की जाएगी, जाहिर है क्योंकि जब भी जिम्नी की बात होती है तो फिर काफ़ी चर्चा इसकी होती है। इस गाड़ी के अंदर मारुति सुजुकी भारत में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देंगे और क्योंकि ऑफ रोड की लिए खास तौर पर ये गाड़ी जो है वो खासियतों में से इसकी एक है तो उसके लिए इसके अंदर ऑल ग्रिप यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का जो फीचर है वो भी यहाँ पर मारुति सुजुकी इस जिम्नी के अंदर दे रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये आप यहाँ पर लॉन्च के लिए तैयार है। नेक्सा शोरूम के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी और बुकिंग इसकी आज से शुरू हो गई है।